हम इन्वेस्टिगेशन करते जा रहे हैं, बीच में धमाके होते जा रहे हैं। हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, पता कर रहे हैं। हम जैसे अभी बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं कि भी इसमें क्या हो सकता है, ये डिस्कस में पता लगा अरे वहां बम फट गया, भागो। उस वक्त ये हाल था कि दिल्ली पुलिस में जितने ये आप क्लैरिकल स्टाफ भी होता है ना, जो वो भी सड़कों पे आ गया था। दिल्ली में बम फट गया। तो जिस दिन नहीं फटता था उस दिन ये होता था कि आज चलो नहीं फटा, शुक्र आज का दिन निकल गया। चेक किया तो वहाँ एक लाइव बम मिला हमारे को। लाइव बम मिला तो लाइव बम में देखा वो अखबार में लिपटा हुआ। किसने बुलाई है? मोहम्मद आमिर खान ने। तो वो मौलवी को बुलाया क्यों था? तो ये गुनाह तो नहीं होगा कोई इस्लाम में? ये कहानी थी। तो डायरी को देखकर आमिर क्या पढ़ रहा था? उसमें अब्दुल करीम टुंडा इन्वॉल्व। तो वहां से हमें शक हुआ, पक्का नहीं था कि शक हुआ हमारे को कि ये आदमी इन्वॉल्व है इसमें। जब मैं वहां पर था तो 2 बम धमाके हुए थे मुकरबा चौक के पास। एक तो जीप में हुआ था और एक रोडवेज की बस में हुआ था। कहता जी हमारी एक प्रमोशनल स्कीम चल रही है कि भाई जो ज़्यादा से ज़्यादा जितने रैपर्स देगा वो उसको हम फिर गिफ्ट देंगे। कैसे कैसे होते थे, कहाँ कहाँ होते थे धमाके? मतलब जैसे उसके बाद जैसे बाबा सिनेमा सोनीपत में हो गया और उसके एक स्वीट शॉप में हो गया, 2-2 3-3 धमाके एक टाइम पे करता था। खुर्जा में तो इन्होंने एक RDX की खेप आनी थी 200 किलो। तो दिल्ली में जब हम आए तो 1 अक्टूबर की बात है। 1 अक्टूबर को 3 ब्लास्ट होते हैं। अग्रसेन जयंती का निकल रहा था जुलूस। जैसे ही वो बाहर आया उसके 10 दिन बाद धमाके शुरू हो गए। क्या तो हमारे को 15 नंबर हमको मिल गए। तो जब हम लिस्ट टैली कर रहे थे तो 2 नंबर हमारे को कॉमन मिल गए, जो हमने भी शॉर्ट लिस्ट करे थे और उनके पास भी थे। ये तू अपने दिमाग में रख के और इसको चबा के और फेंक दियो। ये आते हैं कि बताते हैं कि ये करेगी, मैं हूर तुम्हारे को ये करेगी, मौलवी बोलते हैं। पर 34/1 है क्या? नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो क्राइम ब्रांच। दोस्तों, इस शो में हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, कहानियां सुनते हैं उनसे जिनका कभी न कभी किसी न किसी तरह से क्राइम से लेना देना रहा है। आज जो हमारे साथ मेहमान हैं वो बेहद खास है। 34 साल तक इन्होंने दिल्ली पुलिस में अपनी सेवाएं दी। दिल्ली पुलिस से बतौर DCP रिटायर हुए। 100 से ज्यादा आतंकियों को इन्होंने गिरफ्तार किया। 6 आतंकियों को इनकाउंटर में मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली NCR में 1996 से लेकर 1998 तक 40 बम धमाके हुए थे। उन बम धमाकों के केस को इन्होंने सुलझाया। इन्होंने एक किताब भी लिखी है। इस किताब का नाम है फैंटम बॉम्बर्स। लश्कर तैयबा का ये पूरा मॉड्यूल था जो दिल्ली NCR में 1996 से लेकर 1998 तक घूम घूम कर 40 बम धमाकों को अंजाम दिया था। उस मॉड्यूल का खुलासा किया था रविशंकर जी ने। रविशंकर कौशिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। 100 से ज़्यादा आतंकियों को गिरफ्तार किया। ये जो फैंटम बॉम्बर्स है, पैन इंडिया हंट स्पाइनिंग बिटवीन 1997-1998, अनमास्किंग द लश्कर तोयबा टेररिस्ट, ये किताब क्या मन में आपके आया जो ये किताब लिखी है आपने? पहले तो मेरा कोई इस तरह का किताब लिखने का विचार नहीं था। ये विचार जब आया, जब मैंने रिटायरमेंट के बाद मेरे कुलीग ने बताया, किसी ने, कि इसमें जो अरेस्ट हुआ था वो काफ़ी केसेस में बरी तो हो गया था मोहम्मद आमिर खान, लेकिन उसके बाद अरेस्ट होने के बाद उसको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने 5 लाख रुपए का कंपनसेशन भी दिया जो इसमें इन्वॉल्व था। उसने फिर मैंने देखा कि ये क्या है, क्या स्टोरी है। तो कई जगह ये पेपर्स में आई थी। मैंने भी किया था इंटरव्यू हमारे पॉडकास्ट। हाँ, मैंने वो नहीं देखा, लेकिन पेपर्स में, हिंदुस्तान टाइम्स में स्टोरी आई थी। और स्टोरी में उसको जिस तरह विक्टिम पोर्ट्रेट किया हुआ था, वहां तक भी कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन उसके बाद जब उसको 5 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया तो मेरे को बड़ा फील हुआ कि मतलब बात इसी की चल रही है जो हमने किया। हमारी कोई बात ही नहीं, हमने कैसे इसको पकड़ा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ,
हमारा सिस्टम भी एक ऐसा लीगल सिस्टम है, आई विटनेस तो कोई होता नहीं इन केसेस में। बम रख दिया, रख के निकल दिया, किसी ने देखा नहीं, नहीं देखा तो बरी है, आदमी बरी हो जाता है। लेकिन एक केस में ये सज़ा भी हो गया था। सज़ा हुआ तो सज़ा होने के बाद लोअर कोर्ट ने सज़ा किया, हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट में जाने के बाद हाई कोर्ट ने जो रिमार्क्स दिए वो भी मैंने पढ़े, बड़े अजीब से रिमार्क्स थे। मुझे बड़ा इस चीज़ में, हालांकि जो कंप्लेनेंट है, जो विक्टिम था, जिसके एक की तो टांग एक मर गया था, एक की टांग खत्म हो गई थी, उसने उसको आइडेंटिफाई किया कि ये आदमी था। तो अब छोटे छोटे क्रॉस एग्जामिनेशन जो आपको पता है, जो एडवोकेट्स वगैरह जिस तरह करते हैं कि जी आपने इसको बम रखते हुए देखा या क्या। उसने कहा नहीं, जैसे ये रख के गया है, जैसे ये उठ के गया है, ये थैला छोड़ के गया है अपना, और थैला छोड़ के बम गया, बाहर गया और वो फट गया। तो जब ये बात आई है तो कोर्ट ने कहा अरे ये तो खुद ही बच गया लगता है, ये तुम कैसे कह सकते हो कि ये इसी ने फाड़ा है बम। अच्छा। हाँ, तो अब ये सारी चीज़ें देखते मुझे कुछ फिर ये जो कंपनसेशन वाला हुआ, तो मैंने कहा चलो मैं अपनी एक स्टोरी में, अपनी जो हमने किया है वास्तव में, वो भी एक पब्लिक को पता चलना चाहिए कि हमने इसको पकड़ा कैसे, क्या क्या हमने इसमें एफर्ट्स किए। हमारा क्या है कि हम एफआईआर में एक चीज़ लिखते हैं, आपको ध्यान होगा कि मुखबिर खास ने, या एक हमें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि फलाना फलाना आदमी वहाँ आएगा और हमने उसको पकड़ लिया। लेकिन इस एक लाइन के पीछे कितने एफर्ट्स होते हैं, कितना इसके इसको इन इसको देख इन इस चीज़ को डेवलप करने के लिए कितने एफर्ट्स पुलिस लगाती है या आपने वो करती है, वो कोई नहीं देखता है, और वो छुपे ही रह जाते हैं। वो कभी सामने नहीं आते, ना वो पार्ट बनते जुडिशल फाइल्स का, और ना वो कहीं सामने आते हैं। ये तो ये काफ़ी हमारा सिस्टम है। फिर कुछ हमारे लॉ ऐसा है, तो उसको देखते हुए बस मेरे को ये हुआ कि मैं अपने मन की जो चीज़ है वो मैं अपने सामने लाऊं। हाँ, बिल्कुल। एक यही एक बात। हाँ इन्वेस्टिगेटर है जो हाँ आपने जो इन्वेस्टिगेशन की, हाँ हाँ वो अपनी बात आप रखें। और दोस्तों, हम अपने प्रोड्यूसर को कहेंगे कि मोहम्मद आमिर का जो वो हमने पॉडकास्ट किया था, उसका एक छोटा हिस्सा या तस्वीर ज़रूर लगा दें। 14 बम धमाकों का उसके ऊपर आरोप था, 28 28 का आरोप 28। था। मैं अब इस फैंटम बॉम्बर्स की बात करता हूँ। तो 1997 से 1998 तक दिल्ली एनसीआर में 40 बम धमाके हुए। आपकी उस दौरान पोस्टिंग कहाँ थी, और कैसे आपको ये जानकारी मिलती थी बम धमाके की? फिर आप क्या करते थे, क्योंकि आपको तो उस वक्त इन्वेस्टिगेशन दी नहीं होगी, तो क्या मन में हलचल थी उस वक्त का नज़ारा दिल्ली एनसीआर का, वो जरा बताइए। और क्या थी? देखिए 96 में जब ये धमाके शुरू हुए, उस वक्त मैं एसीपी ऑपरेशंस नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में था। मेरी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हुई थी एज एसीपी, और एसीपी ऑपरेशन में वहाँ मेरी पोस्टिंग कर दी गई। वहाँ पोस्टिंग के बाद, वहाँ भी जब मैं वहाँ पर था तो 2 बम धमाके हुए थे। एक तो जीप में हुआ, मुकरबा चौक के पास, एक तो जीप में हुआ था, और एक रोडवेज की बस में हुआ था। दोनों साइमल्टेनियस, आगे पीछे एक ही टाइम पे हुए थे। तो उन धमाकों की मैं तफ्तीश कर रहा था। तो जब उस धमाकों की तफ्तीश की मैंने, तो उसमें एक मुझे वो मिला था, कुशन था, वो सन बियरिंग का एक बंच था। बियरिंग होते हैं ना, उनके जो रैपर्स होते हैं, उनका एक बंच था। तो वहाँ सीएफएसएल की टीम आई, तो सीएफएसएल की टीम से बातचीत करी हमने। बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि लगता है कि ये कुछ बम को कुशन देने के लिए ये रखा है, मतलब ये पार्ट है एक तरह से बम का। तो ये बम रखने वाले ने ही लगाया है ये। तो हमने फिर उस बियरिंग का हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, कहाँ से हुआ, क्या नहीं। इधर से जो हमारी स्पेयर पार्ट्स मार्केट्स हैं, वहाँ जाके पता किया। उस वक्त बहुत ज़्यादा इंटरनेट का तो वो नहीं था कि आज तो देख लें कि ये वाला कहाँ है तो मिल जाए, तो इतना नहीं था। लेकिन फिर हमने वहाँ जाके पता किया। पता करने के बाद हमें पता चल गया कि कौन इसका मालिक है। उससे पूछा हमने कि भाई ये ऐसे ऐसे हमारे को उसको डिटेल बताइए, और ये बम, ये इतने रैपर्स का आपके हिसाब से क्या वजह हो सकती है इकट्ठा करने की। कहता है जी हमारी एक प्रमोशनल स्कीम चल रही है कि भाई जो ज़्यादा से ज़्यादा जितने रैपर्स देगा
वो उसको हम फिर गिफ्ट देंगे। कम देगा तो छोटा गिफ्ट, बट ज़्यादा देगा तो बड़ा गिफ्ट। उसकी सप्लाई सोनीपत, पानीपत, रोहतक और ये शामली और ये बस इसी एरिया में थी ज़्यादातर। तो उसको हमने बुलाया, फिर हमने कहा कि भी चलो इसमें मैकेनिक हो सकता है कोई ना कोई इन्वॉल्व। तो हम फिर इसमें जाके हमने क्या कहते हैं, जो मैकेनिक्स वगैरह है इनको इंटेरोगेट किया, बातचीत की, जहाँ जहाँ वो भी सप्लाई करते थे उनसे बातचीत की। लेकिन हमने बातचीत ये नहीं शो करके की कि भाई हम मतलब पुलिस वाले ही हैं। हमने यही वो जो जैसे ला भाई तेरे ला तेरे पैकेट, अरे अब जैसे किसी ने नहीं दिया, अरे तेरे कहाँ गए पैकेट भाई, तू तो ज़्यादा इस्तेमाल करता था, ऐसे इस तरह के हमने क्वेश्चन करके अपने तरीके से सीक्रेटली हमने करने की कोशिश की। तो उससे कोई हमने 350 के करीब हमने मैकेनिक्स को इंटेरोगेट किया, लेकिन उससे कुछ हमारे को लीड नहीं मिली इनिशियली। यहाँ से शुरू हुआ था ये इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा ट्रांसफ़र इंटरस्टेट सेल क्राइम ब्रांच में हो गया। वहाँ आने के बाद ये धमाके शुरू रहे। कैसे कैसे होते थे, कहाँ कहाँ होते थे धमाके? मतलब जैसे उसके बाद जैसे बाबा सिनेमा सोनीपत में हो गया और उसके एक स्वीट शॉप में हो गया, दो दो तीन तीन धमाके एक टाइम पे करता था ये। अच्छा। एक ही टाइम पे 2-3 बम रख देता था और एक टाइम पे वो धमाके करता था। तो रोहतक में कर दिया, पानीपत में हो गया और इसके बाद फिर दिल्ली में आ गया। तो दिल्ली में जब हम आए तो 1 अक्टूबर की बात है। 1 अक्टूबर को 3 ब्लास्ट होते हैं। अग्रसेन जयंती का निकल रहा था जलूस। तो उस जलूस में धमाके हुए। एक धमाका तो उसने वैसे जो ये प्रसाद की वो लगा देते हैं ना, फड़ी लगा देते हैं, तो उसके नीचे रख दिया। और एक धमाका उसने बम उसने अपने डब्बे में लिया और एक वो केवट का रोल कर रहा था, उसके हाथ में पकड़ा दिया कि भाई प्रसाद की जगह कि भाई ये लो। अच्छा। उसमें बम था, वो फट गया। और उसके बाद एक जो था हमें मतलब उसको चला नहीं, वो मिल गया था लाइव। उससे हमें कंपोजिशन का पता चला कि भाई ये कैसे करते हैं। तो उसमें ये जो केमिकल्स वगैरह मिला के उसका कुछ रिएक्शन होता है, मैं इस पे नहीं मैं बताना चाहता उसको कि कैसे रिएक्शन होता है। तो उस केमिकल के हिसाब से फिर हमने ढूंढना शुरू किया कि भाई ये इस तरह के धमाके कौन करता है। जब हमने ढूंढना शुरू किया तो पता लगा कि इस तरह के धमाके एक तो डॉक्टर जलीस अंसारी थे, बॉम्बे में 93 में ब्लास्ट हुए थे। एक तो दाऊद ने किए थे, वो नहीं, दूसरे ब्लास्ट हुए थे। राजधानी एक्सप्रेस और मस्जिद वगैरह के आसपास इधर उधर काफ़ी ब्लास्ट हुए थे। तो उसमें डॉक्टर जलीस अंसारी को सीबीआई ने पकड़ा था और सीबीआई वो कन्विक्ट भी हो गया। और कन्विक्ट होने के बाद आपको पता है वो एक बार भाग भी गया था, ये पैरोल हुई थी उसकी, भागा था, अभी रिसेंटली की बात है। उसमें अब्दुल करीम टुंडा इन्वॉल्व था। तो वहाँ से हमें शक हुआ, पक्का नहीं था कि शक हुआ हमारे को कि ये आदमी इन्वॉल्व है इसमें, ये टुंडा इसमें इन्वॉल्व है। अब टुंडा कहाँ से लाए, पाकिस्तान में टुंडा ये पता लगा, अब्दुल करीम टुंडा कर कौन रहा। अब ये देखिए समुद्र में से एक आपको ये निकालनी है कील, इतना बड़ा एरिया था। अब उसमें कोई कहीं इंफॉर्मेशन नहीं, ना आईबी में ना रॉ में, कहीं भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं इसकी कि भाई कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, किसी को कुछ नहीं पता। और इधर लगातार एक के बाद एक 40 बम धमाके होते। 40 ऐसे बम नहीं, हम इन्वेस्टिगेशन करते जा रहे हैं, बीच में धमाके होते जा रहे हैं। हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, पता कर रहे हैं, पता हम जैसे अभी बैठे हुए हैं बातचीत कर रहे हैं कि भी इसमें क्या हो सकता है, ये डिस्कस करते पता लगा अरे वहां बम फट गया, भागो। पीएचक्यू में बैठे थे, पुलिस हेडक्वार्टर्स में, कर्नल सिंह साहब के साथ हम डिस्कशन कर रहे थे। डिस्कशन करते करते से पता लगा सामने ही हेडक्वार्टर के सामने ही धमाका हो गया, वो रेवेन्यू जो बिल्डिंग है उसके पास धमाका हो गया। इस तरह इतने धमाके हुए, कहीं भी जा रहे हैं। मतलब पब्लिक का ये हाल था, पब्लिक तो बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं थी उस वक्त, कभी भी ऐसे था। और वो ये करता ये था कि धमाके हो रहे थे फेस्टिव सीजन के टाइम, जैसे करवा चौथ हुआ, दिवाली हुई, दिवाली क्रैकर शॉप के पास छोड़ दिया, वहाँ लगा दिया कि यहाँ पहले ये फटेगा, फिर बम इनमें आग लगेगी, बारूद में आग लगेगी और फिर ये होगा। मतलब उस वक्त ये हालात थे जो एक वक्त डीटीसी के बस में नहीं लिखा होता था कि
सावधान आपके हाँ, नीचे हाँ, बम हो हाँ, सकता है, हाँ, दिल्ली हाँ, में इस तरह के हाँ, हालात थे। हाँ, हाँ, बिल्कुल हालात ऐसे ही थे। और आपको मैं बताऊं कि दिल्ली पुलिस में जितना भी उस वक्त ये हाल था कि दिल्ली पुलिस में जितने ये आप क्लैरिकल स्टाफ भी होता है ना जो, वो भी सड़कों पे आ गया था। भाई कोई काम नहीं होगा दफ्तरों में, आके गश्त दो। और फिर भी धमाका हो रहा था। इतनी इतनी इस तरह की हालत हो चुकी थी। अच्छा, जी, जी। तो फिर किस तरह से इन्वेस्टिगेशन आपकी बढ़ी? इन्वेस्टिगेशन में फिर ये हुआ कि पहले तो ये हुआ, हम्म, फिर हमने पता लगा हमारे को कि इसी तरह के जो बम है, बम धमाके वाला नहीं, बम जो है वो ISYF के जो जसवीर सिंह रोडे ग्रुप का खालिस्तानी आतंकी। खालिस्तानी आतंकी थे, हम्म, उसके साथ कश्मीरी पकड़े गए थे और वो पंजाब में पकड़े गए थे। उनके पास इस तरह के सिलेंडर्स बरामद हुए थे, सेम तरह के, सेम कंपोजिशन जो उसमें मिल रहा था। और इत्तेफाक ये था कि उसमें एक लड़का था कश्मीर का, निसार, कि भाई ये निसार जो है, अब निसार ही इन्वॉल्व है इसमें। क्योंकि जब से वो बाहर आया जेल से, जब जैसे ही वो बाहर आया उसके 10 दिन बाद धमाके शुरू हो गए थे। तो अब ये हो गया कि भाई निसार इसमें इन्वॉल्व है। अब हमने ये डेवलप करके दी। तो ये उस वक्त ये IB रॉ वगैरह और स्पेशल सेल वगैरह इनकी सबकी एक वो टीम बन गई थी। स्पेशल टीम। हाँ, स्पेशल टीम थी। उस टीम का हमारे से कोई लेना देना नहीं था। हम लोग क्या करते थे कि हम अपना काम कर रहे थे, क्योंकि कमिश्नर साहब ने कहा था भाई आप भी देखो इसको, वो तो कर ही रहे हैं अपना काम, आप भी देखो। एक जनरल सा एक ऑर्डर कर देते हैं। मेरी ये आदत थी कि मैं जहाँ भी धमाके, चाहे मेरा केस हो या ना हो, जो भी टेरर से रिलेटेड केस था, मेरे को शौक था कि मैं जाके एक बार देखूं जरूर वो सब कुछ, ताकि मुझे पता था कभी भी कोई इन्वेस्टिगेशन कभी भी ट्रांसफ़र हो सकती है। क्राइम ब्रांच में आ गए थे तो सेंसिटिव काम था, तो कभी भी कोई, तो इसलिए ये ज़रूर है कि मैं उसका अपना प्रिलिमिनरी, मुझे बार बार ये ना करना पड़े और फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मेरे पास रहे। तो मैं ये सारी इकट्ठी कर लेता था अपने। तो उन्होंने कहा जब ये इसका डिस्कशन हुआ निसार के बारे में मीटिंग में, हमारे कर्नल सिंह साहब ने बताया कि ऐसे ऐसे हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली है। तो वो बड़ी टीम थी, बोले भाई आप छोड़ दो, ये बड़ी वाली टीम करेगी इसको। हमें तो बड़ा धक्का लगा कि देखो डेवलप हमने करी और बड़ी वाली टीम इसको कर रही है। खैर एनीवे, वो उन्होंने कश्मीर से उसको लेके आए भी, उठा के भी लाए। वो इन्वॉल्व नहीं मिला उसमें। नासिर ने भी। हाँ, नासिर इसमें, निसार निसार उसमें involved। निसार उसमें इन्वॉल्व नहीं था। फिर ये हुआ कि भाई अब इन्वॉल्व ये नहीं है तो कौन है, चलो अब कुछ करो। तो जो हमने पंजाब में उनकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट पढ़ी, जो टेररिस्ट अरेस्ट हुए थे, उसमें ये था कि बम धमाके से पहले और बाद में ये पाकिस्तान जरूर कॉल करते हैं उस आदमी को जो इनका मेंटर है, ओ, हैंडलर को कॉल करते हैं, हैंडलर को कॉल करते हैं। अब देखा कि भाई ये तो नहीं चल रहा, तो हमने शुरू किया डाटा वगैरह लेना। इन द मीन टाइम यहाँ ब्लास्ट हो गए रोशनदी कुल्फी में, कहाँ पे? करोल बाग। करोल बाग। हाँ, मेरे को याद है, मैं अपनी वाइफ के साथ सुनहरी ये क्या कहते हैं बाजार है, उसमें कुछ परचेजिंग करने गया हुआ था। तो शाम को आ गया एकदम फ़ोन कि वहाँ पहुँचो आप। तो बोले, मैंने पूछा, मैं समझ गया कि पहुँचने का मतलब ये कि हो गया फिर, क्योंकि वहाँ तो एक रूटीन हो गया था। दिल्ली में हाँ, बम दिल्ली ब्लास्ट। में बम फट गया। तो जिस दिन नहीं फटता था उस दिन ये होता था कि आज चलो नहीं फटा, शुक्र आज का दिन निकल गया। ये हालत हो गई थी और पब्लिक परेशान हो गई थी। मतलब बाजार भी एक तरह से सूने सूने होने लग गए थे कि पता नहीं कब फट जाए। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे वहाँ हम पहुँच के देखा, हमने सारा चेक किया तो वहाँ एक लाइव बम मिला हमारे को। लाइव बम मिला तो लाइव बम में देखा वो अखबार में लिपटा हुआ था। तो फिर मेरे को एकदम मैंने रिकॉल किया कि मैंने कहा जहाँ जहाँ हम गए थे उसमें उस बम के साथ अखबारों की कटिंग्स थी। जो अखबार थे वो लपेटता था उसमें और लपेट के रख देता था। तो उन वो कटिंग्स तो मैंने कहा ये यहाँ भी कटिंग्स रखी है, इसका क्या वजह हो सकती है। तो हमारे DCP ने कहा ये वजह ये है भाई कि उसको ये, क्योंकि जिस तरह का केमिकल है उसको ये टिल्ट करता है और वो करता है, ये देखने के लिए सीधा कैसे रहेगा।
उसको इसलिए इस तरह चिपकाता है ताकि वो लेके जाने में उसे दिक्कत ना हो, कहीं उसी के आधे फट जाए, उल्टा उल्टा सीधा हो जाए। तो ये इसलिए करता है। हमने उन सारी कटिंग्स को सबको इकट्ठा किया, सबके फोटो वगैरह खींचे, अपनी टीम को लगाया और टीम को लगा के देखा कि भाई ये कटिंग कब कब की है, कहाँ की है, ये चेक करो। तो आप, क्योंकि आपको तो मालूम है मीडिया में है कि जैसे यहाँ दिल्ली का अखबार छप गया, उसमें कुछ और खबर है, हाँ, हाँ। दूसरी में कुछ और कुछ और खबर है, खबर है। और कईयों में डेट थी, कईयों में, तो इस तरह करके हमने चेक किया कि मतलब जैसे आगे तो कुछ और खबर है लेकिन पीछे पता लगा यूपी की खबर है। तो इस तरह करके हमने आइडेंटिफाई किया कि ये यूपी से के अखबार हैं ज़्यादातर। अब कोई टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स भी था, और ये था एक हमारे को उसमें जिसमें ज़्यादा कटिंग हमारे को मिली, वो हिंद समाचार था। हिंद समाचार की जब कटिंग हमने देखी शुरू की हमने, तो हिंद समाचार का सर्कुलेशन 1000 था, बाकियों का ज़्यादा था। तो हमने सोचा कि हिंद समाचार ये ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो क्यों ना हम इनके जो जो पढ़ने वाले हैं इनको देखें। अब हमारे पास देखो कुछ काम तो था नहीं। क्या डिफिकल्ट इन्वेस्टिगेशन होती है ये इट्स वेरी टफ। सैल्यूट सर, अभी तो बहुत आगे बढ़ना है। माफ़ करिए टोक रहा हूँ, लेकिन ये हमारे दर्शकों को जो लोग सवाल उठाते हैं, एक पक्ष पुलिस का भी होता है कि उस वक्त तो ऐसे हालात थे, अब इस पर राजनीति भी होती है कि पहले धमाके होते थे, अब धमाके नहीं होते हैं। तो कैसे एक पुलिस अफसर वो बम धमाकों को खोलता है, आरोपियों को पकड़ता है, बारीक से बारीक चीज़। अखबार के बाद फिर अखबार लिया हमने। अब देखा हिंद समाचार जहाँ से चलता था अंबाला से चलता था, तो हमने अपनी टीम से लगा दी कि भाई जहाँ जहाँ ये गिरेगा, आप पता है ना कि बंच डाल देते हैं, इकट्ठे डालते हैं, फिर वहाँ से वेंडर लेके जाते हैं, वेंडर फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमने पहले बार तो ये देखा कि ये यहाँ डाले हैं इसने, उसको आइडेंटिफाई कर लिया एक टीम से। उसके बाद क्या हुआ कि हमने फिर वेंडर्स के पीछे लग के जो कहाँ किस किस मकान में जाके ये डाल रहे हैं, तो ज़्यादातर रुड़की, देहरादून, सहारनपुर वगैरह के ये एरिया था जहाँ ये ज़्यादा सर्कुलेट होता था। तो करीब 1000 का सर्कुलेशन था, 1100 का सर्कुलेशन था, हमने पता कर लिया था, इससे ज़्यादा नहीं बिकते थे। उसमें से हमने 650 आदमी जो घर थे, 650 आदमी घरों को हमने आइडेंटिफाई किया, उनसे क्वेश्चनेयर बनाया, बातचीत की, उनका रिकॉर्ड वहाँ पे यूपी में चेक करवाया कि भाई इनमें से तो कोई बदमाश नहीं है या कोई इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। मतलब वो एक्सरसाइज भी फेल हो गई। आप ये देखिए हमारी, मतलब 600 लोगों से पूछता, 650 लोगों से, और उस दौरान भी धमाके हो रहे थे। बाकी लोग हैं, उस दौरान भी धमाके हो रहे थे, धमाके से चालू थे, बादस्तूर चालू थे। इधर आप जांच कर रहे थे, हाँ, उधर धमाके, पता लगता वहाँ और हो गया जी, वहाँ और हो गया, इस तरह की बात चल रही थी। तो वो भी फेल हो गया, फिर वो भी फेल हो गया। अब यही हुआ कि ये हम ट्राई करते हैं। देखिए हमारा तो ये जितने हमने काम किए हमें पता था इसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी की उम्मीद नहीं है, लेकिन ऐसा था कि एक चीज़ में आप लगे रहोगे, पता करोगे, या जैसे अब हमने 650 आदमी कर लिए जो उनको इंटेरोगेट, 350 आदमी उधर इंटेरोगेट किए, कभी किसी आदमी पे कोई शक आता है और वो आदमी उन्हीं में है, उन्हीं जो उसमें बाद में कोई अलग लीड से हमारे को कोई लीड मिलती है कि ये फलाना फलाना आदमी है, फिर उसके बारे में पता करते हैं, अरे ये तो वही मैकेनिक है वहाँ पे, या ये इसके घर पे ये जाता था, हिंद समाचार इसी के घर पे जाता था। तो हमारे को फिर ये कॉरोबरेट करने में उसको फ़ायदा मिलता था, इस चीज़ का फ़ायदा था। अदरवाइज़ हमें पता है, हो सकता है उस वक़्त, ये तो चलो नहीं था, हो सकता है कि उस वक़्त हम जिसने बम ब्लास्ट किए हैं उसी को इंटेरोगेट करके हमने छोड़ दिया हो। ये भी कोई जरूरी नहीं है। जब तक आपके पास स्पेसिफिक पर्टिकुलर लीड नहीं होगी, आप उसका कुछ नहीं कर सकते, या आपके पास कोई एविडेंस हो तो क्या कर सकते? पूछेंगे नहीं जी मैंने तो नहीं फाड़ा, मैं वहां था। एलिबाई भी वो देगा तो वो पता है, वो पहले सेट करके देगा। तो इस तरह का जो हिसाब था वो हमने किया। फिर हमने ये शुरू किया अपना काम। फिर हमने देखा कि कहाँ कहाँ इसका ज़्यादातर वर्ल्ड सिटी में ज़्यादा एपी सेंटर हो रहे थे। मैं कहा अभी यहीं कंसंट्रेट करते हैं, आगे इधर उधर नहीं जाते, पंजाब और ये उधर हम नहीं जाते। अभी इस वर्ल्ड सिटी में जो 10-15 ब्लास्ट इकट्ठे हुए हैं, इसको हम वो करते हैं। तो उस वक्त आपको मालूम है कि जब ये चल गया था कि भाई सब अपने रजिस्टर मेंटेन करेंगे, टेलीफोन वाले और ये
और उस वक्त वो निकलती थी ना, जब वो टेलीफोन करता था, वो एक रील सी निकलती थी इस तरह की, आपको आ रहा। तो हमने जो उसके नज़दीक जितने बूथ जहाँ ब्लास्ट होता था उसके नज़दीक के बूथ्स वगैरह को हमने चेक करना शुरू किया, और वहाँ से हमने वो इसी तरह ने वो मैनुअल बड़ा कम्बरसम वो था उस वक्त, मैनुअल कितने कितने तो बूथ थे उस वहाँ पे, सबकी हमने रील दी। अब एक एक नंबर को आप देखते रहो, देख के आप चेक करो कि ये यहाँ से हुआ है, वहाँ से हुआ है, कॉमन हुआ। तब हमारे को ये हुआ कि हमने फिर अपने एक कर्नल सिंह साहब से कह के कि मैंने कहा हमारे को एक कंप्यूटर दिलवाओ। उस वक्त तो कंप्यूटर भी नहीं था हमारे पास, एक कंप्यूटर दिलवाओ, और क्या कहते हैं, था वो वैसा ही था जिसमें टाइप होती थी सिर्फ, और कुछ नहीं। तो और एक हमारे को कोई जो प्रोग्रामर है या कोई इस तरह का अरेंज करो। तो पता लगा कि हमारे क्राइम ब्रांच में ही एक लड़का संदीप मल्होत्रा है, वो प्रोग्रामिंग करता है। तो हमने उसको ले लिया, मैंने कहा भाई आ जाओ। हमने रिकॉर्ड लिया फिर यहाँ से बिलिंग सेक्शन जो है सारा, और वहाँ से हमने दिया कि भाई ये बूथ हैं, ये आसपास सब सारे बूथ पहले हमने आइडेंटिफाई किए, कि भाई इनमें देखो कितने क्या क्या पाकिस्तान के नंबर इन डेट्स में। उसमें ये हमने लिया कि भी 4 दिन पहले पहले और 4 दिन बाद में, ऐसे करके हमने इस तरह का एक एनालिसिस किया अपने हिसाब से। तो हमने जब अपने हिसाब से एनालिसिस किया तो हमारे को 15 नंबर हमको मिल गए कि भाई ये जो है सस्पेक्टेड है, कंफर्म नहीं थे, सस्पेक्टेड है कि ये और नंबर कहाँ हो के थे? सकते, पाकिस्तान के नंबर थे कि ये नंबर सस्पेक्टेड है और ये हो सकते हैं। तो अब ये हुआ क्या कि जब इनको हमने लिया, अब कहा भाई है तो ये नंबर, अब नंबर का क्या करें, एसटीडी पे कोई भी आगे कर जाए, किस भाई यहाँ एसटीडी है उससे पूछ के जाते, जी हमें तो नहीं पता, नहीं मालूम, ये नहीं। हमें एक एसटीडी से पता चला कि एक कामरान नाम का लड़का है जिसको मोहम्मद आमिर खान कहते हैं। अच्छा। हाँ, वो जनरली एक एसटीडी बूथ है सदर बाजार में, उससे वो फोन करता था। उस एसटीडी वाले से बात, उससे क्योंकि 3-4 कॉल हुई थी, तो 3-4 कॉल आती है, जब 2-3-4 बार आदमी आता है तो थोड़ा सा वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि हाँ मतलब ये आदमी वो है। तब ये उसने क्या किया कि उससे पूछताछ की, तो उसने कहा जी यहीं आसपास रहता है कोई लड़का कामरान नाम का, वो नंबर ये नंबर करके जाता है। नहीं, उससे पहले हमने क्या किया था कि जब कामरान का हमें थोड़ा बाद में पता चला वो एसटीडी बूथ से, लेकिन हमें ये पता लग गए थे कि एसटीडी बूथ से हमने नंबर लिए। तब हमने इधर एक वो हमने आईबी से हमने लिस्ट मांगी, इंटेलिजेंस ब्यूरो से। हाँ, कि भाई आपके पास इन, क्योंकि अब ये काम तो करते ही रहते हैं, अब हम तो नहीं कर रहे थे इस तरह का, तो कि आपके पास अब्दुल करीम टुंडा से रिलेटेड या लश्कर तैयबा से रिलेटेड कोई नंबर हो, क्योंकि शक तो हमारे इसी आउटफिट पे था, तो वो दे दीजिए। 15 नंबर हम छांट चुके थे, हमने कहा चलो वो भी उनको भी देख लेते हैं। तो उन्होंने नंबर दिया हमारे को, नंबर जो दिए उन्होंने भी 17-18 की लिस्ट दी। तो जब हम लिस्ट टैली कर रहे थे तो 2 नंबर हमारे को कॉमन मिल गए, जो हमने भी शॉर्ट लिस्ट करे थे, और उनके पास भी थे, किसी इंटेरोगेशन में आए हुए थे, हमारे पास थे नहीं वो। अब ये कंफर्म हो गया कि ये नंबर तो अब्दुल करीम टुंडा के हैं। फिर उन नंबर को स्पेसिफिक देखा, तब हमारे को वो जैन का बूथ पता चला। वहां से पता चला कि आमिर खान, मोहम्मद आमिर खान जो है, ये उनको डायल करता है। पता किया, कहता है जी अब 1 महीने से नहीं आ रहा, और 1 महीने से बम ब्लास्ट भी बंद हो गए थे। ओ, ऐसे कनेक्शन ये हुआ, तो ये यहाँ से जब ये शुरू हुआ, तब हमने अब हुआ कि भाई ये नंबर, चलो एक तो ये आइडेंटिफाई हो गया, अब ये करके जा रहा हो, ब्लास्ट किए हैं या नहीं किए, हम क्या कह सकते हैं। अब क्या हुआ क्या कि हमने सोचा भाई इनकी बात तो सुननी चाहिए हमें, इन नंबर्स की। अब कभी कहीं से कर रहे, कभी कहीं से, कितने फोन ऑब्जर्वेशन पे ले लोगे आप? नहीं ले सकते ना ऐसे कि भाई पूरी इंडिया के एसटीडी बूथ तो आप ऑब्जर्वेशन पे नहीं लगा सकते, भाई 1-2 हो तो उसको लगा लो। फिर मैंने कहा कि सर को कि ये इस कार्ड नंबर जो पाकिस्तान नंबर होता है वो नहीं ऑब्जर्वेशन पे लग जाए हमारे। तो बोले कर लो बात एक बार। मैं बीएसएनएल गया, बीएसएनएल बोला ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। तो चलो, अब वो कर्नल सिंह साहब है, उनका कोई बैचमेट था सक्सेना करके, डीजीएम था वो,
MTNL में। उन्होंने उनसे बात कर ली, अरे यार हम तो यहाँ फंसे हुए हैं और ऐसे ऐसे बात है। कहता क्या है, आके एक बार मेरे से डिस्कस करो। हम वहाँ चले गए। जब हम वहाँ गए तो उनको बताया कि ये डिटेल है और हमारे ये 15 नंबर हैं, ये हमें ऑब्जर्वेशन पे, इन पे बात होती है पक्की। और ये 15 तो हमने, मतलब 2 तो पक्के ही हैं, लेकिन 15 हमने सारे ही लगाने हैं, हमने जो अपनी तरफ से भी किए हैं। हो सकता है नए नंबर हो वो। तो वो बोले कि मैं चेक करता हूँ, बताता हूँ आपको। उन्होंने कोई अपना पुरानी इन्वेंट्री चेक करी होगी, उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट देखा होगा उन्होंने। कहता मिल गया इंस्ट्रूमेंट, मैं नंबर लगा दूंगा आपके, पाकिस्तान के नंबर। पाकिस्तान के नंबर। ये मतलब किसी भी पुलिस की या किसी इंटेलिजेंस की या रॉ की, किसी की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम था कि दिल्ली पुलिस में हमारी टीम, एक छोटी सी टीम थी, उसने ये सिस्टम निकाला। और ये कार्ड नंबर जो बाद में पूरा नेटवर्क कहीं का भी हो, उसमें फिर सारे ये इस तरह के नंबर लगने लगे। फिर तो बस पंडारा बॉक्स ही खुल गया था, पंडोरा बॉक्स खुल गया था। तो ये वो नंबर हमने लगाने शुरू किए तो जैसे ही लगा तो तीसरे चौथे दिन कॉल आ गई लखनऊ से। पाकिस्तान के नंबर पे। पाकिस्तान उसी नंबर पे जो हमारा सस्पेक्टेड नंबर था। हम भागे लखनऊ भागे। वहाँ से पता चला कि 2 बंगाली हैं, वो कॉल करते हैं। तो हम STD पे वेरीफाई उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे। वहाँ पूछताछ कर रहे थे, 2-3 दिन हमारे को लग गए। तो अगले दिन जैसे ही वो पीछे 2-3 दिन बाद लुधियाना पहुंच गए। वो लुधियाना से कॉल कर रहे हैं। अगर ये कार्ड नंबर नहीं लगे होते तो आप कैसे पता कर लेते हैं? लुधियाना से उन्होंने नंबर डायल किया। टीम लुधियाना पहुंच गई, एक यहाँ छोड़ दी लखनऊ, एक लुधियाना पहुंच गई। वहाँ पे पहुंचे, वहाँ भी हमने फिर वही। अब हमारे को ये हो गया कि अब ये कार्ड नंबर लग सकते हैं। फिर हमने मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में हमने कांटेक्ट किया। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने कहा कि हम लगवाते हैं, BSNL को हम देते हैं डंडा। क्योंकि यहाँ तो दिल्ली के उसमें लगते थे, लेकिन BSNL तो पूरी उसके करता था। और वो बाई चांस जो लखनऊ और लुधियाना के नंबर थे वो इधर से होके चले गए, इसलिए हमारे आगे। अगर वो सीधा ही निकल जाते पाकिस्तान तो हमारे हाथ में नहीं आते। तो हुआ क्या कि वो जब वो करने लगे तो वो बोला बाबा जी से बात करा। अच्छा, जो लुधियाना से कॉल किया था। लुधियाना और लखनऊ से भी यही बात हुई थी पाकिस्तान कि हाँ। तो लेकिन बाबा जी उस वक्त नहीं थे, लेकिन लुधियाना से कॉल हुई जब बाबा जी आ गए लाइन पे। अच्छा। उन्होंने कहा कि रफ़ीक था वहाँ पे, बाबा जी का लड़का। तो रफ़ीक ने कहा कि भाई बाबा जी अभी तो है नहीं, आप अभी घूमो, यहाँ घूमो और जगह देख लो, जैसे कर लो सारा कुछ, और उसके बाद तुम 3-4 दिन बाद फ़ोन करना। उसके बाद वो निकल गए। मेरा ख्याल वो किसी और नंबर से कम्युनिकेशन हो गया, उनसे नहीं हुआ बाबा जी से, तो वो लुधियाना पहुंच गए। अब लुधियाना से जब उसी नंबर पे कॉल की तो हमारी टीम लुधियाना पीछे पीछे। अब लुधियाना में हमारी काफ़ी लंबी चौड़ी 15-16 दिन एक्सरसाइज रही। कभी वो इस फ़ोन से करते, कभी उस फ़ोन से करते, उनको आइडेंटिफाई करना। मतलब एक फ़ोन से कर लिया, फिर उससे नहीं किया, दूसरे से किया, भाग रही है टीम, लगे हुए हैं, लेकिन किसी का मतलब ये आइडेंटिफाई नहीं हो रहे थे। तो वहाँ पे लुधियाना एक्सचेंज में मुझे याद है जो एक मिस्टर लखानी थे, उनसे मेरी बात हुई। मिस्टर लखानी से बात हुई, मैंने कहा यार आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये कॉल चल रही है उसको काट दो बीच में, पूरी बात मत होने दो, ताकि वो वहीं से मिलाए दोबारा। इंटरेस्टिंग। हाँ, ताकि वो वहीं से मिलाए। मतलब चांस ही ले सकते हैं, हो सकता है ना भी मिलाए, अगले पे चला जाए, लेकिन ये ज्यादा चांस, एक मेंटेलिटी होती है यार कट गया, चल वो यहीं से मिला लूं दोबारा, तो उससे हमारे को पहुंचने में टाइम मिल जाएगा। और हमने एरिया आइडेंटिफाई कर लिया था। तो इस तरह करके हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये 2 लड़के हैं। और ये कॉल होती है, जब आइडेंटिफाई, तो कॉल होती है कि आप ना 34/1 पे पहुंचो, वहां तुम्हें आदमी मिलेगा और वो तुम्हें काम समझाएगा सारा। 34/1 तो समझ ही नहीं आया क्या कोड है ये। तो जब 34/1 की बात आई तो उसने फिर अगले दिन फिर फ़ोन किया कि बाबा जी आपने कहा था कि जुम्मे वाले दिन 34/1 पे पहुंचना है, पर 34/1 है क्या? तो
बोला कि तुझे वो सनाउल्ला है, ये बाबा जी का एक ठिकाना था बांग्लादेश में, अच्छा। हाँ ढाका में। ढाका में एक ठिकाना था, कहता है वहाँ पे एक सनाउल्ला जो पाकिस्तानी था वो रहता था। तो क्या तुम्हें उसने कोड नहीं समझाया अभी तक? तो बोला कि नहीं, हमें मुझे तो नहीं पता है। कहता अच्छा मैं तुम्हें एड्रेस भेजता हूँ, फैक्स नंबर दे। फैक्स उस वक्त वो नहीं होता था, इंटरसेप्ट नहीं कर पाते थे। तो फैक्स नंबर उसने फैक्स नंबर दे दिया और उनका ये तू अपने दिमाग में रख के और इसको चबा के और फेंक दियो, अपने पास मत रखियो इस पर्ची को। आया, उसने लिया, चबा चबू के उसको वहीं फटाफट फेंक दिया याद करके। अब जी वो चले, क्या कहते हैं, ये निकले वहाँ से, निकल के पहले मस्जिद में गए। तो अब ये हुआ कि अभी उठाना नहीं है, 34/1 पहुँचने तो इनको ठिकाना पता चलेगा कौन सा ठिकाना है। जब 34/1 उसके जब इनके पीछे लगे, हम जब पीछे लगे तो ये पहले बस स्टैंड की तरफ निकले, फिर दिल्ली एकदम में? है दिल्ली में? लुधियाना में बस स्टैंड की तरफ निकले, बस स्टैंड से फिर एकदम ये एकदम घूम गए, बस सडनली प्रिकॉशन पूरे ही लेते हैं ना। बस स्टैंड से घूमने के बाद क्या हुआ कि ये रेलवे स्टेशन आ गए। इन्होंने बीच में एक वो छाबड़ी वाले की दुकान थी, वहाँ उन्होंने वो खाना वाना खाया, खाना खा के टिकट विंडो पे लगे। हमने एक आदमी अपना पीछे लगा दिया कि भी देखो कहाँ की टिकट ले रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, 34/1 पे पहुँचेंगे ये। अब एड्रेस मिल गया था हमारे को। तो अब ये हुआ कि जब ये टिकट लिया इन्होंने दिल्ली का टिकट लेके प्लेटफॉर्म पे आ गए और अपनी लुंगी बिछाई और सो गए और वहाँ लेट गए। अब आप देखिए कि शाम से लेके रात के 3 बजे तक लेटे ही रहे और हम देख रहे हैं कब निकलेंगे भाई। क्या अगर बैठे हैं वहाँ पे अपनी टीम लगा के, हमारी सारी टीम अलग अलग हमने कई टीमें बना रखी थी छोटी छोटी, कि भी एक से मिस हो जाए या एक को लगातार पीछा नहीं करना, इसे एक टीम को एक दूसरी टीम को हैंड ओवर करेगी, दूसरी तीसरी को हैंड ओवर करेगी, ताकि वो आदमी एक ही आदमी ना देखे इनके आखिर तक। तो इस तरह करके ये 3 बजे एक गाड़ी आती है और वो पता नहीं एकदम गाड़ी लपेट अपनी लुंगी लपेट के गाड़ी के पिछले जनरल डिब्बे में चढ़ जाते हैं। हमारी टीम भी जनरल डिब्बे में पहुंची, पता नहीं इनके दिमाग में क्या है, वो आगे से उतरा है, पता नहीं उनको शक हुआ या प्रिकॉशन ली, मैं नहीं कह सकता। पूछा था हमने बाद में इंटेरोगेशन पे कि भी, कहते नहीं हमें नहीं, हम तो ऐसे सारे प्रिकॉशन लेते हैं, लेकिन जो है उसने वो आगे से उतरा है। तो हमने उस टीम को इशारा करके कहा कि तुमने नहीं उतरना, तुम बैठे रहो। हमने दूसरी टीम को उनके पीछे कर दिया चालू। वो एकदम भागे, वो गाड़ी ने सीटी दी और वो एकदम भागे। और अगर एक डब्बा पीछे होता है जनरल का जनरली और एक आगे होता है सबसे, अगले डब्बे में पहुंच के वहां जाके बैठ गए। जाता है ये टेररिस्ट मॉड्यूल है। अब वहां जाके बैठे, उतरे इसमें यहाँ के पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, वहां आके बैठ गए, चाय वाय पी, बैठे रहे, काफी देर तक बैठे रहे, फिर उठ के चल दिए, पीछा शुरू कर दिया हमने। अब धीरे धीरे ये रेलवे लाइन के साथ साथ सदर बाजार थाने के आसपास आ गए, नहीं वो रेलवे स्टेशन के पास आ गए। उन्होंने किसी आदमी से पता पूछा अपना कि भाई ये आपस में, हमें यही लगता है कि शायद पता ही पूछा हो। उसने इशारा किया कि इधर निकल जाओ। सदर बाजार में हमारी टीम अलग से थी, 2 टीमें लगी हुई थी, क्योंकि हम उसका वेट कर रहे थे, मोहम्मद आमिर खान का, उस स्ट्रीट बूथ के आसपास, कि कब आएगा यहाँ पे, तो उसको पकड़ा है हम किसी तरह, कुछ पकड़ा। अच्छा, तो मतलब एक तरफ उधर मोहम्मद आमिर का वेट हो रहा था, वो उधर चल रहे, इधर मोहम्मद आमिर का वेट हो रहा था, और इधर 2 लोग उधर चल दिए 34/1 की तरफ। वहां गए, घर पे पहुंच गए, घर हमने आइडेंटिफाई कर लिया 34/1। हाँ, वैसे नहीं, हमने मोहम्मद 34/1 नहीं करा था, हमारे को नहीं पता था 34/1 वो है। हमने एक मतलब उसका आमिर खान का घर आइडेंटिफाई कर लिया। वहां जब हमने देख लिया उसको, घर को, तो वहां लगा तो वो आ ही नहीं रहा था, मतलब 1 महीने से नहीं था। इनफैक्ट वो उस वक्त पाकिस्तान में था। पाकिस्तान में, क्योंकि इसने काफ़ी ब्लास्ट किए थे, जब इंटेरोगेशन की इसने फिर बाद में बताया कि मेरे काम से इतना खुश हो गया था जकीउर रहमान, तो उन्होंने कहा भाई तेरे को अभी तो तू ऐसे ब्लास्ट कर रहा है ना, तेरे को असली वाले देंगे अब ब्लास्ट करने के लिए। बहरहाल वो तो भी उस पे आते हैं, हाँ विवाद कि हाँ। दोनों चले, हाँ दोनों चले। तो चले, वो घर गया, उस घर में घुस गया, उसी में
जिस घर में मोहम्मद आमिर खान था। तो हमें पता था यहाँ है नहीं वो, वहाँ कोई और लड़का था उसके बजाय, क्योंकि उस जो दूसरा लड़का था वो उससे उसका मतलब हमें भी बाद में पता लगा, वो मिलके वो वापस आया। फिर यही हुआ कि उठा लो यार इनको, क्यों करो। मैंने कहा भैया अभी इन्होंने, हमें नहीं लगता इन्होंने ब्लास्ट किया, इसने असली बंदा कोई और ही है। अब ये जल के चलते हनीफी मस्जिद है रेलवे ट्रैक के आसपास, वहां आ गया, एकदम भागने लगे ये दोनों। पता लगा हमें बाद में हमने कहा ये तो अब तो इसको उनको शक हो गया हमारे ऊपर कि भाई अब तो ये कोई चारा नहीं, इनको उठा लो, नहीं तो ये भी हाथ से जाएंगे, कुछ तो पता लगेगा इनसे। हमने उसको उठा लिया, उनको दोनों चारों को। तरफ से हाँ, घेर के। पता लगा कि जो टिकट विंडो पे सिपाही था ना हमारा, उसको आइडेंटिफाई कर लिया इन्होंने पीछा करते हुए कि ये लुधियाना में टिकट विंडो। अब इतना तो अकल इनको सिखा, ट्रेनिंग तो पूरी है। तो ये आदमी वहां से और यहाँ क्या कर रहा है। तो जैसे ही भागे पकड़ लिया, पकड़ के उनको इंटेरोगेट किया। इंटेरोगेट करने के बाद उसने बताया कि यहाँ पे 6:30 बजे आएंगे वो एक मतलब जो 34/1 वाला, ठीक है, और ये 6:30 बजे हमारे को मिलने आएंगे। तब वो जब तो आया, कुल मिला के 34/1 मोहम्मद आमिर का घर था। हाँ। अच्छा, ठीक। तो वो वहाँ आए, उसको वहाँ पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उससे रिवॉल्वर उसके पास मिली, और एक उसके साथ और लड़का था शकील, उसके पास एक वो प्रिपेयर्ड बम था। वो उसको मतलब इनको देने के लिए कि भाई अब तुमने काम शुरू करना है। तो वो वहाँ से पकड़ने के बाद उसको ले आए। लाने के बाद मोहम्मद आमिर खान को इंटेरोगेट करना शुरू किया। इंटेरोगेशन में क्या बताया उसने कि भाई मैंने कोई, इनिशियली मना कर दिया उसने कि मैंने कोई ब्लास्ट नहीं की है। उसको कन्विंस करते रहे कि भाई नहीं ये है वो है, इस तरह की बात। इंटेरोगेशन होती रही। तो उसके बाद क्या हुआ कि बोला जी मौलवी को बुला दो, किसी को मौलवी को बुला दो, मेरे कुछ दिमाग में शंका है, वो मैंने दूर करनी है, फिर मैं आपसे बात करूंगा। 19 साल का था वैसे तो, देखो था तो ये बच्चा ही। तो मैंने कहा चलो जो भी है। मौलवी 12 बजे रात के कहाँ से लाएं। तो हमारा एक सब इंस्पेक्टर हरबीर सिंह, मैंने कहा भाई ये मस्जिद है, लेके आ वहाँ से मौलवी। बोला जी 12 बजे कौन मौलवी आएगा, और पुलिस के साथ तो वैसे ही नहीं आए। मैंने बात तो ठीक है इसकी। तो कहता ये एक काम हो सकता है, मेरा दोस्त है एक, वो हाफिज है। हाफिज मतलब उसको कुरान उनका सारा ज्ञान है, ठीक वाली कुरान का, ठीक है ना। और वो जो ये टेररिस्ट है ना, और जो ये जिहाद व्याद करते हैं, इनसे बहुत चिढ़ता है वो। कहता उसको मैं बना के ले आता हूँ मौलवी। और वो एक तो हमारे कॉन्फिडेंस का आदमी हो गया वो, हमें भी पता है भाई नहीं तो कोई दूसरा आया, पता नहीं क्या समझा जाए उसे। उसने उससे बात की, उसको ले आए, ला के उससे बातचीत करनी शुरू करी। बातचीत करके उसने उसको कन्विंस किया कि बोला जी ठीक है, मैं अपने सारे गुनाह को कबूल करता हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या क्या किया है। कहता जी आपको वो करने की ज़रूरत नहीं, ना मुझे याद करने की ज़रूरत, मेरी अटैची है ना जो, वो ले आओ। किसने बोला ये? मोहम्मद आमिर खान ने। तो वो मौलवी को बुलाया क्यों था? उसको ये करना था भाई, मैं जिहाद में हूँ इन्वॉल्व, और मैं पुलिस को ये बातें बता दूं, और पुलिस को ये सारी बात बता दूं, ये गुनाह तो नहीं होगा कोई इस्लाम में। ये कहानी थी। तो मौलवी से अकेले में उसने ये राय ली? तो मौलवी जी ने कहा भैया तू जो ये सब ये जो कुरान है, उसने समझाया। वो आदमी भी जो उसका नाम, वो भी रिजवान था उसका नाम। तो उसने बताया कि क्या कहते हैं, हाँ ये बात गलत है, तू ये जो कर रहा है, और ऐसा कुछ नहीं है, कुरान में सब गलत तुम्हारे को सिखाते हैं, ये अपना वो कर रहे हैं, अपने बच्चे तो पढ़ा रहे हैं ये विदेशों में, और तुम्हारे को ये लाइन पे लगा रखा है इन्होंने। तो उसकी समझ में आ गई होगी। कहता है जी ठीक है। बोला साहब बड़े अच्छे हैं, आप बता दे, तेरी मतलब वो रियायत कर देंगे जो भी कुछ होगी। अब यही कहना पड़ता है। उसने वो सारी चीज़ बताई। बोले जी आप मेरी अटैची में से डायरी दे दो मेरे को।
उसने एक एक बम ब्लास्ट किस समय कहाँ पे किया उर्दू में लिखा हुआ था अपनी हैंडराइटिंग से, और किस क्या 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 उसने केमिकल इस्तेमाल किया, कैसे बनाया उसको, ये सारा कुछ उस डायरी में लिखा हुआ था। उसने कहा जी ये डायरी है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आप नोट कर लो सारे। तो उससे 28 ब्लास्ट हमारे को, इसने जो 28 बम रखे थे, 28 के 28 ब्लास्ट हमारे सॉल्व हुए उससे। तो डायरी को देखकर आमिर क्या पढ़ रहा था? वो जो उसने ब्लास्ट लिखे थे कि इस डेट को, अब डेट तो यार हमें भी याद नहीं रहती। अब जब आप हाँ, उसकी ठीक, डायरी देखेंगे, ठीक। डायरी देखी, फिर डायरी हमने डायरी करके उसकी हैंडराइटिंग वगैरह, वो जो फिर आगे जो इन्वेस्टिगेशन में होता है वो टैली करवानी और ये सब करवाना, वो करवाया। तो ये सारी चीज़ें हमारे को, जब उसने 28 ब्लास्ट किए, अब भाई 40 हुए हैं, बाकी कौन है? वो भी तो होंगे ना कोई। 18 तो फिर भी रह गए, ठीक है, 18 रह गए, इनको ढूंढो। तो वो जो एक मस्जिद थी, जो वो सॉरी जो जैन का बूथ था, इसकी एब्सेंस में जो आमिर खान नहीं था, तो एक लड़का आया, वही नंबर बाबा जी का डायल किया उसने। ओ, तो मतलब ये बाबा जी कोड वर्ड था ना? हाँ, बाबा जी अब्दुल करीम टुंडे को कहते थे। इसने वहाँ लाहौर में कपड़े की दुकान खोली हुई थी अपनी, लाहौर में। तो उसको उसने डायल किया, मिस्ड कॉल थी वो कॉल थ्रू नहीं हुई थी। वो कॉल करके, तो जैसे हम उसके पीछे लगे, जब पीछे लगे तो क्या कहते हैं, वो जैन ने कहा ये नहीं है वो आदमी जिसके पीछे तुम जा रहे हो। उसने हमारे को बता दिया कि ये आदमी वो नहीं है, पर ये तो था कि कनेक्टेड तो है उससे। तो कनेक्टेड हुए, तो उसका हमने वो पता लगा, वो पास की एक मस्जिद थी, पान मंडी की मस्जिद में घुस गया वो, और वहाँ रहता था वो आदमी। अब जब पान मंडी की मस्जिद में घुसा वो, तो एकदम हमारे को स्ट्राइक किया कि जो पंजाब में लड़के थे, पंजाब में जो लड़के अरेस्ट हुए थे ना, वो उसके वो पान मंडी में आके रुके थे। उनकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट हमने पढ़ी थी, तो वो कनेक्शन पता लगा कि पान मंडी में यहाँ आके रुके थे, और उनके साथ एक पाकिस्तानी और था, हुसैन नाम का। तब हम उस पान मंडी पे हमने वहाँ चलाए, तो बातचीत कर रहे थे, हम कर रहे थे कि भैया 18 कौन है ये पान। तो इसने हमारे को बताया कि पान मंडी में भी ये है एक लड़का, इसको मोहम्मद आमिर ने बताया। आमिर ने, कहता है इसको उसका नाम नहीं पता था, मतलब याद नहीं आ रहा था उसको। तो हमने कहा बकी, तो कहला हाँ जी बकी। कहता है जी वो टुंडे से अच्छी तरह उसकी बातचीत है, वो आपको और आगे बता सकता है कि और किसने किए हैं, हो सकता है वो उसमें इन्वॉल्व हो। फिर हमने बकी को उठाया, तो उसने बताया कि गोविंदपुरी में पाकिस्तानी रह रहे हैं। गोविंदपुरी से हमने उठाया, कालका जी से उठाया, फिर गढ़ी से उठाया, इनसे उठा के हमने 4 पाकिस्तानी और उठा लिए। 4 उन्होंने, मतलब 9 ब्लास्ट और हमारे 8-9 ब्लास्ट और हमारे ऐसे वर्कआउट हो गए। एक रह गया ITO का रह गया था, और 2 चांदनी चौक के ब्लास्ट थे जो दूसरे जत्थेबंदी ने किए थे। ITO का तो आज तक नहीं खुला, बाकी ये किया। फिर उसके बाद ये तो 40 तो यहाँ के हो गए खत्म। अब उसके बाद आगे की कहानी शुरू हुई कि भाई ये जो नंबर है अब हमारे को टेलीफोन की सारी जो इन्वेस्टिगेशन टेलीफोन से हुई। अब ये देखो कि इंडिया में कहाँ कहाँ से हुए, देखो और कौन कौन मॉड्यूल है इनके। देखा तो हैदराबाद का मॉड्यूल पता लगा, देहरादून का हमें मॉड्यूल पता लगा, गुजरात का मॉड्यूल पता लगा, और क्या कहते हैं पिलखवा तो था, इसकी फैक्ट्री थी, वो पता लगा। हमने ये सारे आदमी, फिर हमने इस तरह करके 29 आदमियों को अरेस्ट किया, और वहाँ भी जो ब्लास्ट हुए थे उनको वर्कआउट किया, एक्सप्लोसिव मिला। और सॉरी, एक ये खुर्जा में तो इन्होंने एक वो आना था, इसका जो पूरा RDX की खेप आनी थी 200 किलो। हाँ, 200 किलो उन्होंने पूरी एक नीचे कैविटी बना रखी थी, 200 किलो की खेप आनी थी। 200 की खेप आके इन्होंने कैंटोनमेंट एरिया में ब्लास्ट करने थे। तो वो 3 वहाँ से पकड़े हमने पाकिस्तानी। तो इस तरह करके हमने ये पूरा मॉड्यूल 1 साल हमारे को लगा था इसमें। 1 साल लंबा ऑपरेशन था ये। 1 साल लंबे ऑपरेशन में इतने लोगों को हमने पकड़ा। 29 आतंकियों गिरफ्तार किए। 29 आतंकी, जिसमें 3 हरकतुल
इस्लाम के थे, हरकतुल अंसार के थे, और 26 थे लश्कर तैयबा के। तो एक लश्कर तोयबा का बड़ा पूरा मॉड्यूल नेटवर्क उस बिल्कुल खत्म हो चुका खत्म था। हो गया था। हाँ, क्योंकि दो और आतंकी, जिनका हमारे को आसनसोल का था एक, तो जब ये पता लगे, एक आसनसोल था, एक जोधपुर का था, दो लड़के और हमारे आइडेंटिफाई, मतलब आवाज आ रही थी हमारे को, उनको मिल नहीं रहे थे क्योंकि दूर की थी इन्वेस्टिगेशन हमारे को, तो हमने आईबी और उनको ये इन्फॉर्मेशन पास कर दी थी कि इनको ढूंढ लो आप। उससे पहले जैसे ही जब पता लगा कि ये तो नेटवर्क पूरा हो गया, तो वो यहाँ से पता लगा कि पाकिस्तान भाग गए। अब ये बताइए कि ये जो बाबा जी यानी अब्दुल करीम टुंडा, जी, ये रहने वाला तो ये अपने पिलखुआ गाजियाबाद के पास, जी 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 जी। तो ये पाकिस्तान चला गया था। तो इसने कैसे मोहम्मद आमिर से कांटेक्ट किया और बाकी आतंकियों से कैसे नेटवर्क बनाया? वो मोहम्मद आमिर का बताइए। मोहम्मद आमिर खान वहाँ ये क्या कहते हैं, जो जाता था मस्जिद में, ये वहाँ मिला था उसे। कहाँ पे? पाकिस्तान में ही। पाकिस्तान कैसे? इंडिया से, दिल्ली से? इसकी मासी रहती है ना वहाँ, ये मोहम्मद आमिर खान की, पाकिस्तान में। हाँ। और इसका एक शायद भाई है या रिश्तेदार है, वो रहता है वहाँ पे। अच्छा। तो वो ये वहाँ गया हुआ था, इसकी माँ भी वहीं थी और वो भी गया हुआ था। बल्कि इसके फादर बड़ा, मतलब वो था, वो मना करता था इनको कि भाई तुम इस चक्कर में मत फंसो, पाकिस्तान में जाओ। हाँ, पाकिस्तान वो अवॉइड करता था। वो रहता था अलग, वो यूपी में कोई इसका प्रतापगढ़ में रहता था वो अलग से, वो यहाँ नहीं रहता था, वो अलग रहता था प्रतापगढ़ में। अच्छा। वहाँ ये मिला था, वहाँ इसने, इसके दिमाग में अब बच्चों को ये ज्यादातर, आप क्या उम्र रही होगी उस वक्त उसकी? 17-16? आप ये देख लो, हमने पकड़ा 19 का था, तो बस जब ही आप मतलब साल के अंदर अंदर इसके उसके टच में आया था ये, और वहाँ उसने फिर दीक्षा ले ली इस तरह की। क्या बताया इंट्रोगेशन में कि कैसे में कांटेक्ट, पूरा कहानी? वही जो कुरान की आयतें बताया, भाई जब काफिरों को मारो 72 हूर मिलेंगी, वही एक सिस्टम जो सबको बताते हैं ये। और पता नहीं, यहाँ तो मिलती नहीं इनको हूर, ऊपर जाके पता नहीं कहाँ से मिलेंगी, मेरे को समझ में नहीं आई। तो 72 हूरों के चक्कर में ये लगे रहते हैं। आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया पे कैसे कैसे ये आते हैं कि बताते हैं कि ये करेगी, मैं हूर तुम्हारे को ये करेगी। मौलवी बोलते हैं कि तुम्हें, अब अश्लील ही बातें होती हैं ज़्यादातर, अब क्या बताएं। तो उसके चक्कर में ये सारे ऐसे फंसते हैं। कुछ इस्लाम का एक वो है कि इस्लाम, अब मुझे नहीं मालूम, अब मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा कि भाई धर्म के बारे में किसी के, लेकिन बेसिक तो है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़। अब रही बात, मोहम्मद आमिर हमारे पॉडकास्ट में आकर बताता है जी कि उसको फंसाया गया, उसको पुलिस ने, मतलब सिविल ड्रेस में आई, जिप्सी में नहीं था। ऑल दो हमें मालूम है, मैं 20 साल से खुद टेररिज्म कवर कर रहा हूँ क्लोजली, स्पेशल सेल, और चाहे कोई भी स्पेशलाइज यूनिट है वो इसी तरह से काम करती है। कोई टेररिस्ट पकड़ने वर्दी पहन के नहीं जाएगा। बड़े बड़े ऑपरेशन वो पुलिस की वर्दी में नहीं होते, सब भाग जाएंगे। तो ये कोई वो लॉजिक नहीं है। तो ये तो हमारा केस भी नहीं था कि हमने वर्दी में पकड़ा। हाँ। नहीं, सवाल ये है कि उसने बोला कि उसको पकड़ा गया, इलीगली रखा गया, बहुत टॉर्चर किया गया, मारा गया। थोड़ा बहुत तो मारपीट चलती है, पुलिस पीटती है, वो तो सबको मालूम है। ये कोई मतलब कोई राज नहीं है। पुलिस ठोकती है, पीटती है, ये कोई राज नहीं है। थोड़ा बहुत तो ये इस पे नहीं है, लेकिन बहुत टॉर्चर किया गया, बहुत मारा गया, और उसको बोला गया कि तुमने बम धमाके की, और उसे फंसा दिया गया। हमें यही मिला था, एक आदमी पकड़ने को, बेचारा शरीफ सा आदमी। हमने 2 बांग्लादेशी पहले पकड़ लिए थे, अगर झूठे फंसाने होते तो उन्हीं को फंसा देते महाराज। 2 बांग्लादेशी पकड़ लिए थे ना एक तरह से वहाँ पे, लखनऊ से जो कॉल कर रहे थे, जो लखनऊ से कर रहे थे और वहाँ से कर रहे थे, झूठे फंसाने होते उस फंसा देते। 40 केस थे, 40 केस में से 28 ही बताया इसने। हमने 40 के 40 ही नहीं कहे कि इसने बम जो धमाके किए इसने। हमने तो नहीं कहा उसको कि जो चीज़ थी उसकी डायरी में लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ, सारा कुछ है। और कॉन्स्पिरेसी में वो सजा भी हुआ है। अब वो ठीक है, हाई कोर्ट में पेंडिंग था, यहाँ इधर पेंडिंग है, वो पेंडिंग है। ये कानून की पेचीदगियों से देखो, मैं उसको नहीं कह सकता। कानून तो ये कह रहा है कि भाई हमारे लिए तो पाकिस्तानी भी और ये हिंदुस्तानी सारे बराबर हैं, हमें देखो लीनियंट वो व्यू लेना है। अब इसी में देख लीजिए आपने, जब वो
उसको हमने पकड़ा, अब्दुल बकी को। तो अब्दुल बकी करने के बाद जो पाकिस्तानी पकड़े गए उसमें एक हुसैन नाम का वो था पाकिस्तानी। वो हुसैन नाम के पाकिस्तानी ने बाकी ब्लास्ट किए थे। तो एक ब्लास्ट में कंडक्टर ने उसको थैला जो लेके चढ़ा था वो छोड़ते हुए देख लिया था और वो उतर गया। हालांकि वो कंडक्टर ने बोला मैं तेरा थैला भूल गया। इतनी देर में थोड़ी देर बाद ब्लास्ट भी हो गया। वो बेचारा खैर वो ब्लास्ट हुआ, उसने उसको देख लिया था कंडक्टर ने। कंडक्टर जो था वो उसने कोर्ट में गवाही दी। तो सही सलामत था कंडक्टर? हाँ, कंडक्टर से वो उतर गया था ना। तो जब कंडक्टर ने गवाही भी दे दी, गवाही दी तो उसने बता भी दिया कि यही था जी, वो था, और सारा क्लियर बात थी कि ये इसने बम किया, फाड़ा है, बम ब्लास्ट किया है, सॉरी। तो जो क्या कहते हैं, कोर्ट ने, नीचे की कोर्ट ने सजा कर दी उसकी, ठीक है, फांसी कर दी उसको। नीचे की कोर्ट ने फांसी करी, हाई कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट ने उसको तब्दील कर दिया आजीवन कारावास में। साहब अब यहाँ जो अब कई संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं जो सिर्फ इनका यही काम है। उनमें से उन्होंने क्या किया कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी कि इसको अपने बचाव का, मतलब अपने बचाव छूटने का कोई मौका नहीं दिया। इसको छूट जाना चाहिए था, इसको मौका नहीं दिया, किसी तरह छूटना चाहिए था। तो सुप्रीम कोर्ट ने, हमने भी प्ली ली कि 3 बार मौके का मतलब यह है कि क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ विटनेस, इसलिए इसको मौका नहीं मिला। ये 12 साल बाद की बात बता रहा हूं मैं, जब सजा हो गई और अंदर था 12 साल बाद। तो उसने क्या किया कि भाई हमने बताया कि 3 बार इसने गवाह आया है। अब कौन, एक तो गवाह ही नहीं आते, पहले तो कोई विटनेस जिसका अपना भी गया होता है, कहीं बदमाश है, ये तो टेररिस्ट हैं, बदमाश होते हैं, वहां अपने भी गवाही नहीं देते, मना कर देते हैं और छूटते हैं। तो इसका मतलब कि उन्होंने वो नहीं किया क्या, उन्होंने क्राइम तो किया है। अब जितने भी हैं, जो हर एक आदमी यही कहेगा मैंने तो कुछ नहीं, मेरे को तो झूठा फंसा, यही प्ली लेगा ना, तभी तो छूट रहे हैं इतने लोग। तो अब जब उसने कहा कि नहीं, हाँ वास्तव में भाई, सुप्रीम कोर्ट बोली हाँ भाई इसको तो छूटने का तो मौका, मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ भाई, गवाह से क्रॉस एग्जामिनेशन करो 12 साल बाद क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए। अब वो 12 साल बाद गवाह आएगा, आप ये सोचो, देखो क्या हमारा सिस्टम है, क्या है। 12 साल बाद गवाह, वो 3 बार बेचारा मुश्किल से आया होगा, डरता 12 साल बाद फिर वो अगर वही हरासमेंट, वही वो एक गवाह की होती है। तो क्या हुआ फिर, सेंस छूट गया? वो गवाह आया नहीं तो उसको बरी कर दिया, उस पाकिस्तानी आतंकी को। अब ये हमारा सिस्टम है, मैं अब उस पर ज्यादा कमेंट से नहीं। तो फिर वो कहाँ चला गया? पाकिस्तान चला गया? वो फिर उसको डिपोर्ट कर दिया, पाकिस्तान चला गया वापस। वाह भाई वाह, तो ये गजब है सिस्टम। तो ये तो हर एक आदमी कहेगा जी मैंने तो कुछ नहीं किया। यहाँ से कोई इंडिया में पाकिस्तान जाए तो वो तो जिंदा छूटे ही ना। बचकर, वो देख लो कुलभूषण का, देख लो इनका, देख लो कैसे क्या हालत करते हैं। अरे वो अपना यहाँ ज्यादा लिबरल है, हम सरबजीत था, उसको सरबजीत को आना देख लो, था, जेल में मरवा दिया। वो आतंकी तांबा ने जेल में मार दिया था इसे। जी जी जी। अब ये सिस्टम हमारा ऐसा, हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये तो सिस्टम चेंज होगा। आए थे, देखिए मैं आपको बताता हूँ, 2 कानून आए थे इसमें इस तरह के, और उसमें काफी सजा भी हुई है बहुत लोगों को। जिसमें ये है कि जो अक्यूज्ड है, अगर वो एक एसपी के सामने या उसके सामने एक कन्फेशन करता है तो एडमिसिबल होगा, उसी के बेस पे सजा हो जाएगी, ओटा और टाडा में। और उसमें सजाएं हुई हैं, खूब हुई हैं। ऐसे ऐसे केस हैं जहाँ कहीं आई विटनेस नहीं था, सिर्फ उसके बयान पे सजा हो गई। इस तरह के कानून चाहिए। अब मेरे को इन्वेस्टिगेशन के लिए तो कह दिया, ठीक है, मैं जो बात बता रहा हूं, अब जैसे आप ही कह रहे हो, मोहम्मद आमिर खान ये कह रहा था कि जो वो मेरे को तो झूठा फंसाया, हाँ, बहुत मारा, टॉर्चर किया। हाँ, तो और क्या करेंगे, खाली कागजों, ये पैट है, खाली कागजों पे साइन करा लिए। हाँ, मारा पीटा, खाली कागजों पे साइन करा लिए, और तो कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब इस तरह की जो सिस्टम है, उस तरह को कैसे आप निपटोगे? नहीं, मैंने भी यही पूछा कि मोहम्मद आमिर से कि इतनी बड़ी आबादी में तुम ही क्यों?
हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ ना, और भी तो बतेरे हैं। तो उसका भी दलील था, उसने बोला कि चूंकि पाकिस्तान में मेरी सिस्टर रहती थी हाँ और मुझे कोई और गुप्ता। मतलब उस पाकिस्तान में और रहते ही नहीं। कितने वो लोग पाकिस्तान जाते हैं, मैं बताता हूँ आपको कि ये जो पहले सवारियां चलती थी, आपको पता है जिनको सवारियां बोलते थे, पाकिस्तान जाके वहां से वो लेके आ इंफॉर्मेशन रहे लाना। हैं, नहीं इन्फॉर्मेशन नहीं, वो कपड़ा ला रहे हैं इधर से, वो सामान स्मगलिंग करती थी एक तरह से, उनको सवारी बोलते थे पहले की। आप तो समझौता एक्सप्रेस में बहुत चलती थी ये। तो ये सवारियां इतनी जाती थी, किसी को भी पकड़ के बंद कर देते। एक उसी से बेचारे को हमारे मोहब्बत थी कि आमिर खान जी आएंगे वहां से, फिर उसको पकड़ेंगे। अब वो कह रहा है गुप्ता जी आईबी के थे। आईबी को तो जब हमने ये केस वर्कआउट कर लिया, सारे आदमी पकड़ लिए, जब पता चला है कि ये पकड़े गए, आईबी कहां से आ गई इसमें? क्या मेहनत करी आपने, ये जो फैंटम बॉम्बर्स जो आपने बताया। तो ये मेरे दिल के उद्गार है, ठीक है। अब वो छूट गया, चलो ठीक है, आगे वो सही रहे, और हम तो ये दुआ करते हैं भाई ठीक रहे वो, अपने आगे इस तरह के काम ना करे। लेकिन आपके सामने आपने उसको खुद इंट्रोगेट किया था? हाँ अरे मैं 1 साल तक हमने ऑपरेशन किया है, तो इंटरोगेट नहीं करूंगा क्या? तो आपको क्या पीड़ा नहीं होती है जब इस तरह के इतने 40 बम धमाके, आपकी नींद हराम रहती है, उस वक्त दिल्ली परेशान रहती थी, मतलब 96 97 की 98 क्या, कई सालों तक देखिए 2005 तक बम धमाके होते रहे। हाँ यही मैं 2005 8 2008 8 तक, 2005 हाँ 2008 तो मैंने खुद हाँ हाँ कवर किया हाँ था। हाँ हाँ हाँ, तो होते हैं। अब ये लिबर्टी सत्यम ब्लास्ट हुए जो बब्बर खालसा ने किए, उससे पहले जो थाने में ये सारे ये मैंने वर्कआउट किए हैं, और हर एक आदमी को इंटेरोगेट मैंने खुद किया है, खुद इनसे बातचीत की है। कई मतलब ऐसे है ना, ये अब ये है जैसे उसको आमिर खान के पास मौलवी को ले आए, कुछ भी कर लेते, वो नहीं बताता, मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे उसकी साइकोलॉजी पता थी। अब मौलवी इसीलिए लेके आया, मैं पहले लाओ ना, मार बच्चा वैसे है, इसको हाथ पे हाथ लगाना भी गलत है। मौलवी ले गया, मौलवी ने उसे समझाया, समझ गया। अब वो मौलवी वो एक निकलने का बहाना चाह रहा था कि भाई चलो मैं किसी तरह बता दूं ये बात, अब निकलने का बहाना चाह रहा था मौलवी को बुला के, या चाहे वो तो उसको पता है। लेकिन ये है कि मौलवी ने बताया, उसने समझाया, उसने सारी चीज़ अपनी सारी बताई है। मौलवी ने आपको बाद में बताया कि ये मुझसे क्या क्या बातचीत कर रहा था, ये वो की? नहीं वही पूछ रहा था ना, जिहाद भाई, मैं ये कुफ्र तो नहीं होगा, ये 2 खज में तो नहीं चला जाऊँ, उसमें दो जग में तो नहीं चला, नरक में तो नहीं चला जाऊंगा अगर मैं इनको ये सारी बात बताता हूं। तो कोई चीज मैं अपने इस्लाम से तो कोई वो नहीं, दगा नहीं कर रहा। इस तरह की बातें करी, उसने फिर समझाया, नहीं भाई ऐसा बेटा कुछ नहीं है, तू एक जो है सच बता दे, अब इनको अपने गुनाह कबूल कर, सब कुछ यही है, कोई नहीं बेहतर मुंह मिलती ऊपर। यकीन करना मुश्किल है कि मोहम्मद आमिर तो जो एक उसको देख मासूम। के तो हमें यकीन नहीं हो रहा था कि ये आदमी इस तरह के बम ब्लास्ट कर रहा होगा। 19 साल का बच्चा, क्या आप इमेजिन करोगे? बाकी जो बाद में पाकिस्तानी और ये पकड़े, उनको तो देख के लगता था कि ये हरामखोर हैं सारे, और ये इन्होंने तो ये काम करे होंगे। उसको तो देख के भी नहीं लगता था। और 28 जगह बम उसने खुद ने रखे। उसने खुद प्लांट किए हैं जी, खुद बनाए हैं, खुद प्लांट किए हैं। फार्मूले उसने डायरी में लिखे हुए थे कि ये ऐसे ऐसे बनाएगा, तो वो बनेंगे। कैसे वो सीखा? वो उसने लिखवाया ना, टुंडे ने, वही जानता था, एक्सपर्ट वही था ना बम का। और ये आमिर और कहाँ कहाँ पाकिस्तान में किस किस से मिला? ये जकीउर रहमान से मिला है। जकीउर रहमान लखवी, जिसने हाँ 26/11 हाँ बम। जी हाँ, मिला है उससे। तो इसने और क्या इंट्रोगेशन में बताया कि जब पाकिस्तान गया, ये बम धमाके होते थे, तो वहां से क्या मिलता था? देखो ये ज्यादातर बहुत ज्यादा लोगों से नहीं मिलते हैं इस तरह, बहुत ज्यादा बाकी तो उसने, उनको तो पता ही था, रिकॉर्डिंग आ गई थी हमारे पास कि यार इसका कुछ करो। अब हमने वो चीज है कि हम कुछ नहीं लगा, किसका मतलब किसका करो? देखिए जो हम सब मतलब कर रहे थे, ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उस वक्त हमने उचित नहीं समझा कि रिकॉर्डिंग हम उसमें लगाएं, क्या था पुलिस recording? फाइल में। क्या? रिकॉर्डिंग में यही था कि जैसे हैदराबाद में बात करी जकीउर रहमान ने, अच्छा। लखवी ने बात की उससे कि भैया उसका कामरान का, आमिर खान का कुछ कर सकते हो, वो अब अंदर है। वो बाबा जी से बात कर रहे हैं, एक वो जोधपुर वाला जो मैं बता रहा था भाग गया, वो बाबा जी से बात कर रहा है कि जी हमारे सारे आदमी पकड़े गए, पाकिस्तानी कहता पाकिस्तानी भी पकड़े गए क्या? कहता हाँ वो भी सारे आदमी पकड़े गए, मैं भाग रहा हूँ और मैं निकल रहा हूँ इधर से, मैं नहीं रुक रहा। ये इस तरह की है।
फिर उसने कहा कि मैं अभी पुलिस कस्टडी में, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, उसका नहीं पकड़ सकता। ये सारी चीज़ें थी सब। अब वो ठीक है, क्योंकि हमने आगे का भी देखना था, अपनी इंटेलिजेंस गैदरिंग अपरेटस को डिस्क्लोज नहीं करना था। असली बात ये थी कि जब इंटेलिजेंस गैदरिंग, अब तो सब कुछ एक्सपोज है, आज बताने में, अगर आप मेरे से उस वक्त ये बात पूछते तो मैं नहीं बताता आपको, लेकिन आज तो सब कुछ एक्सपोज हो गया कि भाई ऐसे टेप होते हैं, सारे ये करते हैं, ये सारा उस वक्त नहीं था। तो बहरहाल ठीक है, फिर भी आपकी मैं बहुत तारीफ करता हूं, क्योंकि और दोस्तों ये आप समझिए कि जब देश में कोई बम धमाका होता है, कोई आतंकवादी हमला होता है, तो उसकी जांच करना भी एक बड़ी चुनौती होती है। जांच करना एक बड़ी चुनौती, उसको फिर अदालत में ले जाकर साबित करना दूसरी चुनौती होती है। क्योंकि जब आतंकवादी कोई होता है, वो बम धमाका करता है, उसके बाद वो कहीं भी अपने ठिकाने पर रहता है, तो ना उस वक्त उसके पास कोई बम जिंदा बम मिलता है, ना कोई हथियार मिलता है, वो तो क्यों सतर्क रहता है। और जब पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, तो वो स्टैब्लिश करना सबसे बड़ी चुनौती, और सबसे नहीं, बड़ी। सबसे बड़ी चुनौती ये भी, अब इनसे इतना सामान मिला, एक्सप्लोसिव मिला, सिलेंडर मिले, जो ये बनाता था वो रखा, सब कुछ मिला है इनसे। इसने फैक्ट्री, पिलखवा में फैक्ट्री ले रखी थी, जितना ये केमिकल यूज होता था बम बनाने में, वो एक रंगाई की फैक्ट्री होती है, वो सारा केमिकल उसमें ही यूज होता था। तो इसने इस बहाने से पिलखवा में एक फैक्ट्री खरीद ली थी, और फैक्ट्री में वो आके फैक्ट्री के बहाने से केमिकल लेके आता था, और वहीं सिलेंडर बनाता था, और वहीं बम बना के चल देते थे दोनों, ये और एक शकील, दोनों दो थे, पिलखवे का एक लड़का था, दोनों चल देते थे और वो बम रखाते थे जाके तो ठीक है, वहीं। खैर 40 बम धमाके 1996 से लेकर 1998 तक दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में 40 बम धमाके हुए थे, और 40 बम धमाके का खुलासा रविशंकर जी ने और इनकी टीम ने 1 साल तक कड़ी मशक्कत के बाद किया। जिस मोहम्मद आमिर की बात हो रही है, वो पुरानी दिल्ली के इलाके में रहता था। उसे रविशंकर कौशिक जी और इनकी टीम ने गिरफ्तार किया था। लोअर कोर्ट से उसको सजा हुई, और उसके बाद वो बरी हो गया था। देश के तमाम चैनलों ने, बड़े बड़े डिबेट शो में मोहम्मद आमिर को एक विक्टिम की तरह पोर्ट्रे किया गया। मैंने खुद ने अपने पॉडकास्ट में, आप वो देखिएगा, उस पॉडकास्ट में उसने अपने आप को विक्टिम बताया, और बताया कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने उसे 3rd डिग्री टॉर्चर दिया, और जो बम धमाके थे उसका कबूलनामा करवाया। जबकि जो मोहम्मद आमिर को गिरफ्तार करने वाले जो अफसर, जिन्होंने अब तक 100 से ज़्यादा आतंकियों को गिरफ्तार किया है, उनके जो दलीलें हैं, उनके खुलासे अलग हैं। उन्होंने ये बाकायदा एक किताब भी लिखी है, ये किताब आप ज़रूर पढ़िएगा। और भी लगातार ये किताब लिख रहे हैं खालिस्तानी आतंकियों पर, क्योंकि खालिस्तानी आतंकियों के एक बड़े मॉड्यूल का इन्होंने पर्दाफाश किया। रविशंकर जी, हम एक बार फिर आपको ज़रूर बुलाएंगे, और फिर कभी मौका मिला, और जो खालिस्तानी टेररिस्ट है जिस पर आप जी किताब भी लिख रहे हैं, जिस जी तरह से मॉड्यूल का पर्दाफाश जी आपने किया, उस पर भी हम आपसे बात जरूर करेंगे। जी जी आप हमारे शो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको ये शो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर करिएगा। धन्यवाद।